नमस्कार, मैं हूं पवन। बिजनेस टाइम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कल राज्य सरकार अपने बजट का पिटारा खोलने वाली है और नोटबंदी के बाद मंदी के दौर में आ रही इस बजट से कारोबारी वर्ग की जो उम्मीदें हैं वो आसमान पर है और उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि इनको समेटना भी अब एक चुनौती बन गई है। इन उम्मीदों में अपेक्षाओं के साथ कई बार असंतोष भी झलकता है तो कई बार गुस्सा भी। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए बजट से उम्मीदों से भरा ये स्पेशल बुलेटिन। इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या चाहता है हमारे प्रदेश का कारोबारी इस बजट से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। इसकी एक वजह यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक है और नोटबंदी से पहले मंदी से जूझते आ रहे इस सेक्टर की नोटबंदी से मानो कमर ही टूट गई है और रियल एस्टेट के इंडस्ट्री लीडर्स इस संकट के समय में राज्य सरकार से भी उसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह की राहत की उम्मीदें उन्होंने केंद्र सरकार से की थी और केंद्र ने उन्हें बजट में राहत दी भी थी। हमने रियल एस्टेट में जितने भी लोगों से बात की उनमें 3 बातें साफ तौर पर निकलकर सामने आई है। उसमें पहली है, सभी को लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हाउसिंग को बजट में तवज्जो दी है उसी तरह से राज्य सरकार को भी इसे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे सभी पीड़ित है और प्रदेश में फाइल क्लियरेंस की जो स्पीड है वो बहुत धीमी है। और तीसरी बात, मास्टर प्लान का प्रदेश में पालन नहीं हो रहा, इनका होना चाहिए पालन। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं रियल एस्टेट के दिग्गज। ये बजट कहीं ना कहीं हाउसिंग पे ही केंद्रित रहा और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका कि लाभ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो रियायतें और जो घोषणाएं इस बजट के अंदर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने करी हैं, उनका सीधा सीधा लाभ होम बायर्स को मिलेगा कि रियल एस्टेट ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने दीर्घ काल तक, पीछे भी हम लोग देखेंगे, भूतकाल के अंदर भी देखेंगे, सबसे ज्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। निवेशक भी जरूरी है और होम बायर्स भी जरूरी है। जिन क्षेत्रों के अंदर हम विकास करते हैं, जहां पर विकास की संभावनाएं होती है, वहां पर एक बार बायर नहीं आता है, वहां निवेशक आता है। तो निवेशक भी उतना ही आवश्यक है जितना होम बायर है। लेकिन डेफिनेटली अब जो सारा फोकस है, जो सारा जो ध्यान केंद्रित किया गया है, वो उसी व्यक्ति पे किया गया है जिसको कि अपना मकान लेना है। और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ये संतुलन 70-30 की हम बात कर रहे हैं, वो लगभग 85-15 के आसपास आके रह जाएगा। हम प्रदेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है और उसको वित्त मंत्री ने अपने बजट में काफी खूबसूरती से अमलीजामा बनाने की कोशिश करी है, खासतौर से हमारे हाउसिंग सेक्टर को, तो इसी तरह की अपेक्षा हमारी राज्य सरकार से भी रहेगी। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में अपने एक बाम का काम किया था, लोगों के ऊपर लगाया था और काफी सारे इंसेंटिव्स स्पेशली अफोर्डेबल सेगमेंट में दिए हैं और उसके अलावा भी कई सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। जो एक इंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाई है यूनियन बजट में, उसी इंटेंट को स्टेट गवर्नमेंट को रियलिटी सेक्टर एक्सपेक्ट करता है कि परकोलेट डाउन होके नीचे तक ये लोग भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेके आए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया और बजट के अंदर हाउसिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है और मतलब हर आदमी को छत मिल भी सकती है। जो उन्होंने जो घोषणाएं करी है, हमारे को बिल्डर्स को भी काफी फैसिलिटी दी है, इनकम टैक्स में भी एग्जाम्प्टेड दी है, सर्विस टैक्स में भी एग्जाम्प्टेड दी है और इंफ्रा का दर्जा दिया, सबसे बड़ा इंफ्रा का दर्जा दिया। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हमारे को थोड़ा लोन मिलने में सुविधा हो जाएगी। पर राज्य सरकार भी, हम ये चाहेंगे राज्य सरकार भी उसके साथ में इम्प्लीमेंट करे। बजट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जेटली साहब ने काफी कुछ ध्यान रखा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो सपना है 2022 तक सबको मकान देने का, उस सपना पूरा करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और इसका लाभ जन सामान्य को मिलेगा। आपने सुना कि रियल एस्टेट के दिग्गज क्या चाहते हैं बजट से। अब हाउसिंग सेक्टर की मांगे कितनी पूरी होती है ये हम बजट के बाद बताएंगे। फिलहाल सुनते हैं कि राजस्थान का रियल एस्टेट बजट से क्या उम्मीदें और लगा रहा है। चलिए सुनते हैं एआरजी समूह के आत्माराम गुप्ता बजट से क्या क्या सपने संजोकर बैठे हैं। एआरजी समूह के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता रियल एस्टेट की अपेक्षाओं का 2-3 भागों में बांट रहे हैं और वे उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही स्टेट गवर्नमेंट भी उदारता दिखाएगी और जो इतने सारे सेस लगा दिए गए हैं उन पर कुछ विराम लगाएगी। बजट आ रहा है तो स्टेट बजट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट सब्जेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। इसके 2-3 अलग अलग भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं अपेक्षाओं को कि एक तो रियल एस्टेट की कोस्ट पार्ट, एक प्रोसीजरल पार्ट। कोस्ट पार्ट के अंदर मेन कोस्ट जो हम जमीन खरीदने से लेकर बेचने तक का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो स्टैंप ड्यूटी का रहता है बहुत ज्यादा।
जी। दूसरा रहता है गवर्नमेंट के मैप अप्रूवल फीस है, लैंड यूज चेंज चार्जेज हैं, कन्वर्जन चार्जेज हैं, डेवलपमेंट चार्जेज हैं, एडिशनल एफआईआर कोस्ट है, एडिशनल टीडीआर कोस्ट है, बेटरमेंट लेवी है, ये बहुत सारे चार्जेस, लेबर सेस है, आपके फायर सेस है। तो इस तरह से बहुत सारी सेस की गिनती हो गई बहुत सारी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के अंदर हाउसिंग फॉर ऑल हो और आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर कम से कम 10 लाख हाउसेज का निर्माण हो स्टेट में। वो जब भी संभव है जब इसके संबंधित जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी है, वो रियायत स्टेट गवर्नमेंट भी उदार मन से देवे। साथ ही आत्माराम गुप्ता रियल एस्टेट की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि क्लियरेंस में मिलने वाली जो देरी है वो खत्म हो और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही जो भारी लागत चुकानी पड़ती है उसमें भी कमी लाई जाए। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है अपने जो कोस्ट आती है जमीनों को कन्वर्जन कराने की, नक्शे पास कराने की, और उसमें समय लगने की चीज है। जी जी। तो इसमें समय जो लग रहा है उसमें थोड़ी कटौती की आवश्यकता है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की आवश्यकता है, और दूसरा साथ साथ एडिशनल एफआईआर और बेटरमेंट लेवी, लेबर सेस, आपके फायर सेस, डिफरेंट टाइप के चार्जेस हमारे लगते हैं। उन चार्जेस को अगर अक्यूमुलेट करके देखते हैं तो बहुत बड़ा भाग एक कोस्ट के रूप में हमें देना पड़ता है जमीन का काम चालू करने से पहले, डेवलपमेंट से पहले, निर्माण से पहले। तो वो अगर लागत में थोड़ा राज्य सरकार सोच करके, जैसा कि हमने बताया कि प्रोजेक्ट में होने वाली देरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी बिल्डर पीड़ित दिखे। मंगलम समूह के एनके गुप्ता का तो मानना है कि अगर सरकार से समय पर अप्रूवल मिल जाए तो प्रोजेक्ट के लिए तो इससे 10% तक मकान की लागत कम हो सकती है। अगर 1-2 कदम सरकार उठाए तो उससे आपको आपकी जो इंडस्ट्री है उसको राहत मिलेगी। मेरा मानना है कि सरकार को जितने भी अप्रूवल्स हैं जो बिल्डर्स के लिए आवश्यक है, चाहे वो नक्शे अप्रूव करवाने की हो, चाहे वो फायर एनओसी हो, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, या अन्य जितने भी हो, उनका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम सेट करना चाहिए, और जो भी ऑफिसर उस टाइम बाउंड में प्रोग्राम में नहीं करे उसके लिए उचित पेनल्टी होनी। आपको पता होगा कि बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ी कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट डिले होता है तो वो डिले होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट कस्टमर्स के ऊपर ही आता है। आइए जानते हैं कि क्लियरेंस अटकने से दूसरे बिल्डर्स किस तरह से परेशान हैं और वो क्या कह रहे हैं। नहीं है, बने हुए नियम भी बने हुए पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उनके ऊपर। नियम तो बना रखे हैं सरकार ने, जी जी, पर हम जाते हैं तो हमारे को पेश करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको पॉइंट बता के रोक दिया जाता है। मतलब एक तो होता है सरकार की भाई ब्यूरोक्रेट्स उस हिसाब से काम करे, भाई चलो उनको काम करना है, और एक कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि भाई इसको कैसे डिले करें। चाहिए राज्य सरकार से कोई इनिशिएटिव नहीं चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं और जो होना है लीगल तरीके से वो टाइम पे कर दें। वहीं फास्ट टोन के चरण सिंह का कहना है कि प्रोजेक्ट डिले होने से निपटने के लिए सरकार को सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरू करना चाहिए। साथ ही चरण सिंह का यह भी मानना है कि टाउन प्लानिंग को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। ये एक ऐसी चिंता है जो सभी बिल्डर्स में देखी गई। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं चरण सिंह। हाउसिंग की अपन बात करें, सरकार को एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस बना देना चाहिए। पर एक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसको बहुत तरजीह देनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज टाउन प्लानिंग अगर प्रॉपर होगी तो उसके पीछे ही सारे काम प्रॉपर होंगे। ओके, तो वो जो एक नौकरशाह के ऊपर वो जो एक डंडा सरकार कसेगी, तो उसके अंदर भी एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि अगर मैंने 3 महीने में फाइल पास नहीं करी तो मेरे ऊपर भी डंडा गिर सकता है। आज जो आराम से बैठा है वो आराम से बैठना बंद कर देगा। एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे रियल एस्टेट और निवेश के संबंध में और जानेंगे रियल एस्टेट में क्या है सेट ऑफ का पेंच।